गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को हिंदी में? हाँ, संधि। संधि तो बता रहे थे, बट संधि में क्या बता रहे थे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम हम आप लोग को लिखवा चुके थे और उसका कुछ कुछ उदाहरण भी बताए थे। बताए थे ना? उसमें हम आप लोग को बोले थे कि इसको दोबारा से बताएंगे, स्पष्ट करवाएंगे, ठीक है? तो दोबारा से हम इसको ऐसे नहीं बताने वाले हैं। हम आप लोग को एक लिंक दे रहे हैं, दे देंगे, बता देंगे, ठीक है? उसमें ना बहुत डिटेल से इसका बारे में लिखा गया है, क्योंकि इसका सिर्फ एक नियम नहीं है। जो एक नियम हमने लिखवाया ना कि इसका क का या तीसरा चौथा जब वर्ण के साथ मिलता है तो इसका परिवर्तन इस तरीके से हो जाता है, इसका 13 नियम है ऐसा, ठीक है? तो आप लोग उसको वहाँ जाकर पढ़िए और वहाँ से जो उदाहरण है उसको कीजिए, क्योंकि एक एक लिखाना अभी संभव नहीं है, बहुत सारा है, कैसे कहाँ परिवर्तन होगा। लेकिन बेसिक जो मेन था वो हम आप लोग को बता दिए थे। उसको पढ़ने के बाद अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो हम आप लोग को एट द एंड या फिर आपको बता देंगे कि कहाँ से मिलेगा। चलिए, अब लास्ट इसका बचा हुआ था वो था विसर्ग संधि। तो हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे अभी। विसर्ग से परिचित हैं आप लोग? हाँ, इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है, जो कि संस्कृत में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे, विसर्ग संधि क्या है। लिखिएगा विसर्ग संधि का। लिखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके नियम को लिखिएगा। यदि विसर्ग से पहले, हाँ, नियम में, यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले और बाद में कॉमा तीसरा वर्ण कॉमा चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण कॉमा चौथा वर्ण कॉमा पांचवा वर्ण, अथवा य र ल व ह, य कॉमा र ल व और ह। लिख लिए? हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया
कि विसर्ग के पहले अगर यहाँ पर अ है और इसके बाद में अ है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, ठीक है, या फिर य र ल व और ह आए, ये सब है ऑब्लिक, तो ये वाला स्थान बीच में क्या बनेगा? ओ, ठीक है, हाँ उस तरीके से, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वैसा है, तो क्या बन जाएगा आपका? ओ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप लिखिएगा, मनः जोड़ अनुकूल, मनः जोड़ अनुकूल। देखिए ये क्या है? न है, न में अ जुड़ा हुआ है, तो इसका वर्ण क्या हुआ? अ, और यहाँ भी क्या है? अ है, तो ये विसर्ग जो है ये किस रूप में परिवर्तित होगा? ओ के रूप में, ठीक है, तो ये मना में ओ जुड़ेगा तो क्या होगा? मनो। मनोनुकूल। नेक्स्ट लिखिएगा तपह जोड़ बल। ये क्या बनेगा? तपोबल। मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ क्या बनेगा? मनोरथ। पुनः जोड़ जन्म, ये क्या बनेगा? हाँ, पुनर्जन्म, लेकिन इसमें ओ तो नहीं आ रहा। हाँ, तो ज कौन सा वर्ण है? यहाँ र हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का र हो रहा, उसी प्रकार अंतः जोड़ धान लिखेंगे, क्या बनेगा? अंतर ध्यान। ठीक, कौन सा? ये वाला, हाँ बता रहे, इसको अलग से बता रहे, रुके, इसका कुछ नियम अलग है। कहाँ पर? यहाँ अनुस्वार नहीं, बी जब संधि होता है तो अनुस्वार नहीं लगता है, जब आप उसको विच्छेद करोगे तब अनुस्वार लगेगा, संधि के बाद अनुस्वार नहीं लगता है।
इसका भी बहुत सारा नियम है, ये पहला ही नियम था, ठीक है, ये पहला नियम था, इसके 10 नियम हैं। अगर विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर स बनता है। अगर, ये पहला नियम क्या था, अगर विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद, पहले अ रहे और बाद में ये सारा रहेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। बट अगर विसर्ग के साथ च या छ रहेगा, च या छ रहेगा इस जगह में, तो इस जगह में क्या बनेगा, श। कौन सा स, तालव्य श। हम नियम बता रहे हैं, लिखाएंगे नहीं, लिखिएगा आप लोग खुद से, हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, और सेम ये चीज़ बताया गया है, तो वहाँ पर विसर्ग का र हो जाता है। जैसे ये वाला बताया गया ना, इसमें क्या हो रहा, विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ ना, यहाँ पर पुनर्जन्म, यहाँ पर अंतर ध्यान, तो ये इस नियम के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। ये तो श वाला समझे, श वाला जैसे ये वाला होता है, एक एग्जांपल देते हैं। दू जोड़ शासन, क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, श है ना विसर्ग के बाद, तो श के आने से यहाँ पर बन रहा है स ही, ये नियम के अनुसार ये होगा। अब यहाँ और एक चीज़ है, अब एक नियम और देखिए, यहाँ पर देखिए, चतु जोड़ टीका, यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए ये जो हम बता रहे हैं, ये नियम क्या है कि अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर होता है और बाद में च छ या स हो, तो च छ और श, तो क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा नियम है, विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है, और विसर्ग के साथ ट ठ या स हो तो यहाँ पर स हो जाएगा, और अगर ट ठ और ये वाला श होगा तो यहाँ पर ये बनेगा, ये वाला श, यानी मूर्धन्य श, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर ये सब रहेगा तो देखिए यहाँ विसर्ग के बाद ये था, इसलिए क्या बना ये, ठीक है, ये बनेगा। हाँ यहाँ पर क्या है, ट, यहाँ पर भी ट है, तो यहाँ पर क्या बनने का बात हुआ, ये तालव्य श, तो ये बन रहा है ये चतुष्टिका, समझे। एक नियम के अनुसार यह है कि विसर्ग के बाद यदि त हो या फिर दंत स हो तो विसर्ग का श बन जाता। कौन सा स बनेगा, अब ये रहे और ये रहेगा, तो ये क्या बन रहा है, इतने सारे नियमों को याद रखिएगा तब पहचान पाइएगा कि कहाँ क्या बन रहा है। वैसे इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, विसर्ग संधि आसान होता है, ज़्यादातर इस तरीके का रहता है ओ वाला, ठीक है। हम ये दोनों आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग का संधि का चैप्टर ख़त्म होता है और संधि के साथ साथ आप लोग का व्याकरण भी समाप्त हो गया। कुछ टॉपिक छूटा हुआ व्याकरण में तो बताइए। अलंकार तो एट द एंड बताएंगे, हम पहले ही बोले थे, ले लेंगे। अच्छा तब पढ़ेंगे ऐसा नहीं पढ़िएगा आप लोग, ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ रहे। 3 दिन जो क्लास हुआ कृपया करके कोई नोट्स मेरे को शेयर कर दीजिएगा, हम नहीं आए थे।
आप लोग में से कोई आए होंगे ना? सब आए थे? अरे तो सर जो लिखा रहे होंगे वो तो लिखे होंगे ना, तो वही चाहिए भाई, उसके अलावा थोड़ी कुछ चाहिए हमको। ठीक है, बाकी जो भी बचा हुआ है आप लोग के हिसाब से अलंकार बचा हुआ, और मेरे हिसाब से एक टॉपिक है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, ये हम लास्ट में करवा देंगे। अब आप लोग का स्टार्ट होगा पैडागोगी का चैप्टर, जिसका पहला पार्ट क्या था, सिलेबस जो लिखवाए थे याद है? हम्म, क्या है? अधिगम और अर्जन, ये है पैडागोगी का फर्स्ट चैप्टर। अधिगम तो सर भी पढ़ा रहे होंगे, क्या क्या बताएं उसमें? अभी आप क्लास कर रहे हैं, पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या पढ़ा रहे हैं सर अधिगम में, हम ये पूछ रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर अधिगम में? नहीं पता? बढ़िया। अभी बोले सब आए थे, अभी बोल रहे हैं नहीं आए थे मैडम। चलिए कोई नहीं, हम लोग सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, हम जो अपना पढ़ा रहे हैं वो हम अपना पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अधिगम और अर्जन आप लोग का पहला टॉपिक है पैडागोगी का, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अधिगम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और अभी भी सर ने बताया है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। दोनों का अगर शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो दोनों का अर्थ सीखना ही होता है। ठीक है, लेकिन अधिगम दूसरे हिसाब से सीखना और अर्जन जो होता है वो दूसरे हिसाब से होता है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके क्या क्या कारक है, इसके बारे में किन मनोवैज्ञानिक का क्या कथन है, हम लोग को ये इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार से भाषा को सीखते हैं। हम लोग का ये जो चैप्टर पैडागोगी है वो भाषा के अधिगम और अर्जन से संबंधित है। कि आप जब हम लोग जब स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि किस आधार पर बच्चे उस चीज़ को अर्जित करेंगे या आप सीखेंगे। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्कूल की ज़्यादातर भाषाएं क्या होती है, वहाँ किस भाषा में पढ़ाई होती है। अगर हमारे झारखंड राज्य की बात की जाए तो हिंदी भाषा में पढ़ाई की जाती है, इंग्लिश मीडियम में बात की जाएगी तो इंग्लिश की पढ़ाई की जाती है। ये पहले भी मैंने बताया था कि जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है उसको जो होता है वो अधिगम या अर्जन में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि वो अपने आसपास या माहौल से जो भाषा सीखते हैं वो अलग रहता है। किसी का बंगाली होता है तो किसी का उड़िया है, किसी का संथाली है, जो भी जिनकी भाषा है। बट जिनकी भाषा हिंदी होती है उनको थोड़ी सी आसानी होती है वो सारी चीज़ों को सीखने में। वैसे वहाँ जाकर क्या सीखते हैं, उनको बस व्याकरण का अगर समझ हो जाता है तो वो अपनी भाषा के स्तर को सुधार सकते हैं। लेकिन जिनकी भाषा ही वो नहीं रही है तो उनको तो शुरुआती स्तर पर सीखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेंगे घर में तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उनको अक्षरों का ज्ञान ना हो, वर्णों का ज्ञान ना हो, उनको हो सकता है उनको लिखने नहीं आता है लेकिन बोलने आता है, तो वो सीखते हैं वहाँ पर अक्षर भाषा। लेकिन जिनकी भाषा वो नहीं रहती उनको बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है उसको सीखने के लिए। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाषा का अधिगम और अर्जन हम लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। स्कूली स्तर पर अगर आप 1 to 5 क्लास को पढ़ा रहे हैं या फिर 6 to 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो दोनों स्तर पे आपको अलग अलग तरीके से बताना होगा। क्योंकि 1 to 5 क्लास की अगर बात की जाए तो बच्चे क्या है, अगर 1 क्लास की बात की जाए 2 क्लास की बात, तो वो उनका बेसिक स्तर होता है जिनमें उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वो उनका क्या होता है, नींव होता है, वहाँ पर अच्छे से सिखाइएगा बताइएगा तो ही वो आगे कर पाएंगे। लेकिन अगर उस जगह में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन 6 to 8 क्लास की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे कम से कम न्यू के बारे में जानकारी रखते हैं, वहाँ बेसिक उनको पता होता है, उसके बाद वहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर देखी जाए, आप लोग बीएड किए हैं तो गए होंगे टीचिंग के लिए, गए थे इंटर्नशिप के लिए, तो कैसा रहा आप लोग का, क्या मतलब क्या साझा किए वहाँ जाके, आप लोग को क्या समझ में आया कि स्कूली बच्चों का स्तर क्या है?
स्तर तो बहुत निम्न होता है। अगर आप बात की जाइएगा तो मुश्किल से अगर एक क्लास में अगर आप 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से लिखना या पढ़ना आता है, अदरवाइज़ वो लोग ठीक से लिखना तो छोड़िए, उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करी तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गई, मुश्किल से 4 दिन गई थी मैं ये करने के लिए, जिसमें से एक दिन मुझे क्लास लेने का मौका मिला। तो हिंदी का ही क्लास ले रहे थे तो एक चैप्टर रीडिंग करवा रहे थे, जिसमें कि मैंने 4 बच्चियों को उठाया। 4 बच्चियों में से मात्र एक ही बच्ची थी जो पढ़ पाई, अदरवाइज़ लोग उसको पढ़ भी नहीं पा रहे। अब 6-8 क्लास में जाकर अगर बच्चों को पढ़ना नहीं आता है तो वहाँ पर आप क्या सिखा सकते हैं? क्या, कहाँ से शुरुआत कीजिएगा? आपको लगता है कि उस जगह में उसको बेसिक सिखाएंगे तो वो आगे पास कर जाएंगे, ये हो जाएगा? वहाँ पर बहुत मुश्किल है ये सारे चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि वो इस क्लास तक पहुँच चुके हैं, मतलब उनका बेसिक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ उनका बेसिक चीज़ क्लियर नहीं हुआ। और वहाँ ऐसा इंस्ट्रक्शन मेरे को मिला था, उनको कहा गया था, मैडम जो प्रिंसिपल थी उनका कहना था कि ज़्यादा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में जो दिया गया है बस उतना ही पढ़ाइए लिखाइए, और उनसे भी मतलब नहीं था, आंसर सब लिख के दे दीजिए आप इन लोगों को, बच्चा लोगों को लोग लिख लेगा, मतलब उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इतना ही कीजिएगा तो क्या सीखेगा? क्या सीखेगा जिसको रीडिंग करने, हाँ तो वही तो कह रहे हैं जिसको रीडिंग नहीं आता है। हाँ 9-10 की बात है, मैं भी 9-10 की पढ़ा रही थी। यही होता है। और स्तर की बात की जाएगी तो क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा है, अब शुरुआत से ही है, आप उसको बहुत समय देने का ज़रूरत है। सभी स्कूल ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं 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 क्या, ज़्यादातर आप ऐसा पाइएगा, ज़्यादातर ऐसा पाइएगा, क्योंकि जो, हाँ होना चाहिए। देखिए अगर टैलेंट बच्चों में कब आएगा? जब वहाँ उसको वैसा पढ़ाई मिला होगा। देखिए ऐसा नहीं कि हर क्लास में सब बच्चे सेम होते हैं, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई देरी से सीखता है, किसी को पढ़ने में मन लगता है, किसी को नहीं लगता है, लेकिन ठीक है उसको मन नहीं भी लग रहा है, लेकिन आप इस तरीके से उसको पढ़ाइएगा, रुचिकर ढंग से बताइएगा, कम से कम इतना तो करेगा ना कि रीडिंग जान रहा हो, या फिर आप उसको होमवर्क दे रहे तो उतना कंप्लीट करके, चलिए बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट नहीं है, बहुत अच्छा सा नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखेगा। ऐसे करते करते उसका स्तर, एक होता ना कि हाँ चलिए एवरेज स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं वैसा, लेकिन आप इस तरीके से जाइएगा कि जहाँ बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, उस जगह में आपको बहुत मुश्किल होने वाला। और आप अपने तरीके से बोल दिया जाता है कि चलिए क्वेश्चन सर लिख दीजिए, चलिए हो जाएगा, वो लोग छाप लेंगे, लिख लेंगे, हो गया। इतना करने से तो जिनको आता है सिर्फ वही लोग जान पाएंगे, जिनको नहीं आता है वो कभी नहीं। तो वही बात है ना, दिक्कत तो यहाँ आती है। तो अधिगम और अर्जन जो यहाँ पर है भाषा के रिगार्डिंग है कि बच्चों में किस तरीके से आएगा, इस बात को हम लोगों का ध्यान रखना है। किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति व उनके आचार विचार को प्रभावित करती है। आपको पता है कि भाषा से ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। जिस जगह में जैसी भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से ही उनका व्यक्तित्व, उनका सामाजिक स्थिति और आचार विचार भी प्रभावित होता है। भाषा अधिगम और अर्जन से यह भी स्पष्ट होता है कि बच्चों में भाषाई विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है। और अधिगम और अर्जन जो है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। वहाँ क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भाषा आप आसानी से सीख पाते हैं या फिर आपको भाषा सीखने में कठिनाई होती है, इसके विभिन्न कारक भी होते हैं। और भाषा अर्जन जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप भाषा को अर्जन कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है या टाइम लिमिटेशन नहीं है कि इस उम्र तक ही आप भाषा सीखिएगा। जीवन जब तक है आपका तब तक और भाषा का आप अर्जन कर सकते हैं। जिसे व्यक्ति अपने परिवेश के अनुकरण करके उनमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता चला गया, जबकि भाषा अधिगम भाषा सीखने की प्रयासपूर्ण प्रक्रिया। देखिए अर्जन के बारे में बताया गया है कि अर्जन जो है वो क्या है, अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। अनुकरण मतलब नकल के आधार पर, अर्जन करना मतलब आप भाषा का नकल करके आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपको उसको समझना ज़रूरी है।
बताया गया था ना अधिगम के बारे में। क्या बताया गया है कि अधिगम का अर्थ सिर्फ सीखना नहीं होता, उसको आप समझ के अनुसार सीखिए और उसको अपने जीवन में उसको उतारिएगा, तब जाकर वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए भाषा अधिगम लिखिए। भाषा अधिगम, एनर्जी नहीं है क्या? एकदम चेहरा ऐसे क्यों लटका के रखे हैं? दुर्गा पूजा अच्छा से नहीं घूमे? मेरा तो कभी नहीं रहता है, लेकिन हमको आना पड़ता है। चलिए लिखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इसमें भाषा अधिगम में तो हाँ, हिंदी वाले में आएंगे। हाँ, अभी तक हमको खुद का सिलेबस क्लियर समझ में नहीं आया है। ठीक है, अभी तक हमको जेटेट का सिलेबस समझ में नहीं आया। सर जैसे फर्स्ट क्लास में बताए थे कि आप लोगों का 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो मेन आपका लैंग्वेज पेपर से रहेगा। बाकी जो 30 मार्क्स वाला था वो क्या था, हिंदी और इंग्लिश का शायद रहता था, है ना, ऐसे सर बताए थे, जो कि हाँ 15-15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि बेसिक ग्रामर रहेगा बस। लेकिन हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट है भाषा वाला, मतलब जिसका जो पेपर रहा है उसके अकॉर्डिंग सर ने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़िएगा तो भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, कौन कौन सी भाषा पढ़ाई गई, उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आए, कौन कौन से लेखक आए, ये सारा चीज़, छायावाद अगर आपका आ रहा है, छायावादी कवि आ रहा है, आदिकाल आ रहा है, रीतिकाल आ रहा है, भक्तिकाल आ रहा है, आधुनिक काल आ रहा है, तो इस समय में कौन कौन से कवि रहे हैं, कौन कौन से लेखक रहे हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या रही है, ये सारा चीज़ है। हाँ हाँ, तो उस लोकल लैंग्वेज में तो मेरे ख्याल से ये वाला नहीं रहेगा। नहीं, हाँ उसमें क्या बताया, कीजिए, ये तो नेट के लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, ये जो रचनाकार की बात की जा रही है, ये तो नेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं। हम्म, वो तो ये हम लोग बोले तो कि ये हम लोग जहाँ तक हम जानते हैं वो 60 मार्क्स वाले में था। कुछ कुछ उपन्यास जैसे मैला आंचल हो गया, गोदान हो गया, ये सारा चीज पता नहीं, बट मेरे को नहीं लगता कि ये उसके अंतर्गत आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा में मेहनत कीजिए और क्या। हाँ, सरकार को एग्जाम नहीं लेगा, वोट लेगा खाली। चलिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए, सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं, सीखना, हाँ उसके बाद उसी में उसी लाइन में आगे की ओर, सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। भाषा अधिगम के लिए, भाषा अधिगम के लिए विशेष तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है, विशेष तैयारियों की
ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जाता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। हम ज्ञान अर्जन करते हैं। मनुष्य अपने विचारों को, हाँ उसी में आगे की ओर लिखिएगा, मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा उसके आगे लिखिएगा, अभिव्यक्त करने के लिए और समाज के साथ समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है। जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वह भाषा अधिगम कहलाती है। वह भाषा अधिगम कहलाती है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। यह एक चेतन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग द्वितीय एवं तृतीय भाषा को सीखने में किया जाता है। जिसका प्रयोग द्वितीय एवं तृतीय भाषा को सीखने में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, भाषा अधिगम के बारे में क्या बताया गया कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार को नई दिशा मिलती है। मतलब सीखना उस स्तर पर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं जिसको आप अपने जीवन में उतार रहे हैं और जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। भाषा अधिगम के लिए क्या है, विशेष तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम पहले क्या बताया गया, अधिगम। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाषा अधिगम का। नॉर्मल अधिगम मतलब सीखना हुआ, लेकिन अब भाषा अधिगम की अगर बात की जाए कि अगर हम भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या है कि विभिन्न स्तर पर तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जाता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान जो है वो अर्जित करते हैं। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके साथ आप अपना तालमेल किस प्रकार बैठा रहे हैं, उस समाज में आप किस तरीके से रह रहे हैं, इन सब
चीज को करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं उस प्रक्रिया से क्या होता है, आपके भाषा का विकास होता है। यानी आपके भाषा का अधिगम वहीं से होता है। आपकी भाषिक क्षमता का विकास समाज से ही होता है कि आप समाज में रह रहे हैं तो आप किस तरीके से रह रहे हैं, किस प्रकार अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, लोगों से किस तरीके का बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है। इन सब के आधार पर क्या होता है, आप भाषा का अधिगम करते हैं, यानी भाषा को सीखते हैं। देखिए प्रॉपरली हम लोग मेन भाषा सीख लिए घर में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जब आप उसको कब प्रयोग में लाइएगा, घर में सीखे, आप घर में रहे, घर से कभी नहीं निकले, तो क्या आपकी भाषिक क्षमता का विकास होगा? नहीं होगा। विकास के लिए ज़रूरी है कि आप उसको समाज में कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, और समाज में प्रयोग लाने के लिए क्या आपको घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, आपको लोगों से बात करना ज़रूरी है, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव मैटर करता है, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, आपका सामंजस्य दूसरे लोगों के साथ कैसा स्थापित हो रहा है, इसी आधार पर आपकी भाषिक क्षमता का विकास होगा। अगर आप सीख लेते हैं लेकिन सीखने के बाद किसी चीज़ को घर में रह रहे हैं या फिर उसको आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो उसमें विकास होना असंभव है। विकास के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को क्या करें, बाहर उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी चीज़ों को बताए, दिखाए, तब जाकर वहाँ पर क्या होगा, सामंजस्य स्थापित होगा और भाषा का विकास होगा। यह एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन का अर्थ क्या होता है? चेतन का विपरीतार्थक क्या है? चेतन का उल्टा क्या है? अचेतन? नहीं, चेतन का विपरीतार्थक होता है जड़। जड़ चेतन। और जड़ का क्या मतलब होता है? जड़ जैसे एक पौधे में होता है, वो एक जगह पर स्थिर रहता है, और चेतन मतलब क्या होता है? बिखरने वाला, सभी जगह पर वहाँ पर क्या होता है, विकास होने वाला। तो यह एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी चेतना जो होती है वो क्या होता है, निरंतर चलते रहता है। मन में आपका जो विचार क्या होता है वो निरंतर चलते रहता है, ठीक है। तो यह एक चेतन प्रक्रिया है जो कि क्या करता है, आपको और द्वितीय और तृतीय भाषा को सीखने में किया जाता है, मदद करता है। प्रथम भाषा क्या है? मातृभाषा। उसके बाद जो आप द्वितीय और तृतीय भाषा सीखिएगा ना, उसमें यह मदद करता है, भाषा अधिगम जो होता है, समझे, जिसका प्रयोग द्वितीय एवं तृतीय भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप स्कूल में जाइएगा तो जो भाषा सीखिएगा वो हो गया अपनी मातृभाषा को छोड़कर, ठीक है। एक जो है ये के लिए क्या कहते हैं उसको, कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। और एक भाषा जो होगा तृतीय भाषा क्या होता है? हाँ हाँ, आपकी बातों को समझे नहीं। जो भाषा सब जगह प्रयोग में नहीं है, यही ना? हाँ, ऑफ कोर्स कहा जाएगा। कोई भी भाषा अकेले में नहीं होता है ना, सिर्फ आप ही उसको सीख रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है। कुछ समूह तो होगा ना, कुछ गांव तो होगा ना जो उस भाषा का प्रयोग कर रहा होगा, भले ही वो सब जगह में प्रचलित नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ, अगर आप यहाँ का लोकल लैंग्वेजेस का बात किया जाए तो क्या क्या है? अगर जनजाति और जातियों की भाषा की बात की जाए, हो भाषा की बात की जाए, संथाली भाषा की बात की जाए, ये सब क्या है? भाषा है। लेकिन ये कितने स्तर तक है? झारखंड में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से परिचित हैं क्या? कुछ लोग ही जान रहे हैं जो उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए झारखंड के लोग फिर भी जान गए, तो क्या दूसरे स्थानों पर इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, लोग उससे अवगत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी भाषाएं जो है वो आपका सीखना व्यर्थ हो जाता है, वो व्यर्थ कभी नहीं होता। भाषा की जानकारी हमेशा अच्छी चीज़ हो। अब दूसरे जगह में कहीं रसियन यूज़ होता है, कहीं फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है, कहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है विश्व स्तर पर सब जगह इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सब जगह होता है। लगभग कहीं ना कहीं हाँ वही होता है कि छोटे स्तर पर कुछ भाषा होती है तो कुछ जगह तक ही सीमित रहती है। जहाँ कुछ ज़्यादा जनजाति या जाति आपको मिलेगा, ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो वो भाषा का स्तर धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है। ये हो गया भाषा अधिगम। अब लिखिए भाषा अर्जन। लिखिएगा, भाषा का अर्जन
भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। हाँ, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। सीखने का प्रयास करता है। भाषा अर्जन के लिए किसी विशेष तैयारियों की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि केवल बातचीत के माध्यम से ही बच्चा आसानी से भाषा अर्जित कर सकता है। बच्चा आसानी से भाषा अर्जित कर सकता है। आगे लिखिएगा, भाषा अर्जन भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया है। कॉमा दे के लिखिएगा आगे, जिसमें बच्चा अपने आसपास के परिवेश में दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। आसपास के परिवेश में दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। बच्चा अपने वातावरण में, आगे लिखिएगा, बच्चा अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। बच्चा जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। सीखने का प्रयास करता है। बच्चे का यही गुण
उसकी भाषाई क्षमता का निर्माण करता है। बच्चे का यही गुण उसकी भाषाई क्षमता का निर्माण करता है। क्षमता का निर्माण करता है। चलिए अब इसको समझिए, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम में क्या बताया गया कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है और इसको जो होता है सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जबकि भाषा अर्जन में क्या बताया गया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अनुकरण द्वारा सीखा जाता है और यह क्या है, यह प्रक्रिया ज़्यादा कठिन नहीं और इसमें तैयारियों की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा क्या होता है, बातचीत के माध्यम से ही भाषा को अर्जित करता है। अब देखिए अर्जित करना और अधिगम में बस एक बेसिक अंतर यही है कि अगर आप भाषा अर्जन कर रहे हैं तो आप सिर्फ भाषा को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है बस इतना ही सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप भाषा का अधिगम करते हैं तो जिस प्रकार हिंदी भाषा का व्याकरण आप जान रहे हैं कि कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इस भाषा का उद्गम हुआ, किस प्रकार से इसका परिवर्तन हुआ, वैसे ही अगर आप भाषा अधिगम को जानिएगा तो आप उस भाषा के व्याकरण को भी जानिएगा, यानी उसके बारे में पूर्ण विवरण को जानिएगा। समझ में आया? अगर हम अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं, लाइक जैसे मैं बंगाली थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, तो ये क्या है, भाषा अर्जन है मेरे लिए। ये भाषा अधिगम नहीं है क्योंकि उसका इतिहास भी हमको नहीं पता, उसका उद्गम कैसे हुए नहीं पता। और यहाँ तक की बात की जाएगी तो अगर आप बहुत अच्छे से उसको बोलने का बोलिएगा तो हम उतना भी नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ये हम कैसे सीखें, मेरे घर के आसपास बंगाली है, लोग बात करते हैं, तो उसके माध्यम से हमने क्या किया कि भाषा का अर्जन किया। लेकिन अगर हम उस भाषा का अधिगम करेंगे तो हमको प्रॉपर तरीके से वो भाषा बोलने आएगा, प्रॉपर तरीके से लिखने आएगा और प्रॉपर तरीके से उस भाषा का जो व्याकरण होता है उस भाषा के बारे में हमको जानकारी होगी। समझ में आया? यही अंतर है दोनों में। अगर हम अनुकरण के आधार पर सीख रहे हैं, बच्चे क्या है, अगर कोई भी भाषा सीखते हैं ज़्यादातर अगर अर्जन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आज उसका दोस्त कोई बोल देगा, कुछ बोल देगा तो वो सीख के आ जाएगा घर में बोलने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ के उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो भाषा का अर्जन कर रहा है, न कि वहाँ पर भाषा अधिगम हो रहा है। समझ में आया? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर क्या कर रहे हैं कि भाषा का अर्जन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसकी भाषाई क्षमता का विकास होता है। दैट मीन्स उसके अंदर ये पावर आ रहा है, उसके अंदर ये क्षमता आ रही है कि वो बहुत जल्द सीखेंगे। अगर उसकी दक्षता उसमें होगी, उस भाषा को अच्छे तरीके से जानने की दक्षता होगी, तो फिर क्या करेगा, फिर वो उसका अधिगम भी करेगा, उसको अधिगम करेगा, उसको अच्छे से जानेगा, उसको फिर जीवन में उतारेगा। समझे? तो ये है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में जानकारी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, भाषा अधिगम और अर्जन की भूमिका। लिखिएगा, सॉरी, अधिगम और अर्जन में भाषा की भूमिका। अधिगम एवं अर्जन में भाषा की भूमिका। इसमें क्या है कि आप किसी चीज़ को अधिगम कर रहे हैं या किसी चीज़ का अर्जन कर रहे हैं तो उसमें भाषा कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखिएगा, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन का विकास भी, भाषा अधिगम और अर्जन का विकास भी अर्जन का
विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। आगे लिखिएगा अनुकरण कॉमा वातावरण के साथ, अनुकरण कॉमा वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक कॉमा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। निभाती है, निभाती, भूमिका निभाती है। इसमें क्या बताया गया है कि बालक का जो विकास है उसका विभिन्न आयाम होता है, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, और भाषा का अधिगम अर्जन उसी में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या है कि भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। अन्य कौशल का मतलब, कौशल का मतलब स्किल, तो कौशल का मतलब स्किल, उसके दूसरे, हाँ स्किल मतलब कौशल होता है, लेकिन उसको आप अब किस तरीके से और करेंगे, परिभाषित करेंगे या फिर जानकारी लेंगे। हाँ मतलब निपुणता जो होता है आपके अंदर किसी चीज़ का हुनर होना। तो जैसे और चीज़ों को बच्चे सीखते हैं, जिसको जिसमें इच्छा होती है, जिसका जिसमें हुनर होता है, उसी प्रकार भाषा को भी हम लोग उसी प्रकार से अर्जित करते हैं। तो यह क्या है कि बच्चों के जन्म के पश्चात से ही आरंभ हो जाता है। और इसमें क्या बताया कि अनुकरण तो बताया गया कि भाषा अर्जन के लिए अनुकरण और वातावरण के साथ साथ, अनुकरण जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि कोई कैसे प्रयोग कर रहा है, और वातावरण यानी जो माहौल हो गया, उसके साथ साथ अनुक्रिया का अर्थ क्या होगा? क्रिया मतलब करना, अनुक्रिया मतलब देखने के बाद जो उसको कीजिएगा उसको अनुक्रिया कहेंगे। और शारीरिक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति ये जो होती है, मतलब ये सारा शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें विशेष भूमिका निभाती है। दैट मीन्स भाषा अर्जन करने के लिए अनुकरण, वातावरण, अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं होती है, ये इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है कि महत्वपूर्ण रूप से आप भाषा का अर्जन कर सकते हैं या भाषा को सीख सकते हैं। इसमें हम लोग का और आगे है अधिगम, भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। क्या अंतर है बताइए? दो तीन अंतर तो ऐसे ही बता दीजिएगा। पहला क्या था, जीवन पर्यंत चलने वाली है अधिगम है, जबकि अर्जन जीवन पर्यंत नहीं चलती है। अधिगम में ये है कि उसमें विशेष प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती है, जबकि अर्जन में विशेष प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता
नहीं होती है। अधिगम जो होता है जिसका अर्थ सीखना होता है, दैट मीन्स उसको दक्षता हासिल करना होता है। जबकि अर्जन में क्या होता है, वहाँ अनुकरण और देखने सीखने के, देखने सुन और लिखने पर ही हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्जन करते हैं। तो वो हो गया उसका अंतर। यह एक चेतन प्रक्रिया है। कौन सा? अर्जन। अर्जन एक चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है एक सहज प्रक्रिया, मतलब आसान प्रक्रिया जिसको आप अनुकरण के आधार पर सीख सकते हैं। इसमें अब रह गया कि अधिगम और अर्जन में विद्वानों का क्या विचार है। ठीक है, अधिगम और नहीं लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। लिखवाएं तो ठीक है, लिखिए। और क्या, टाइम तो हुआ है अभी। लिखिए, जाइए लिखिए। अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। अधिगम और, हाँ हेडलाइन, अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। विचार विभिन्न विद्वानों के विचार। चलिए देखिए, इसमें विद्वानों के जो कथन के अनुसार है, या फिर इसमें एक सोचने वाली बात होती है कि इतने कम उम्र होने के बावजूद भी बच्चे जो होते हैं वो इतनी आसानी से भाषा को किस तरीके से सीख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि ऐसा है कि 3-4 वर्ष होते होते ना एक अपितु 2-3 भाषा का प्रवाह धीरे धीरे बच्चों में आ जाता है। होता है या नहीं होता है? जो जितने लोगों से मिलता है वो बच्चे, अगर स्कूल की बात की जाए, अगर विद्यालय में जा रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल रहे हैं, शुरुआती दौर में क्या होता है, बच्चा घर में रहा, घर की भाषा को सीखा, घर में तो सब एक ही जैसा बात कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है और आसपास में जब आप खेलने जाता है, वहाँ आप देखिएगा कि हर घर में अगर अलग बातें होती है, तो उस घर का बच्चा अगर अलग भाषा में बात कर रहा है तो धीरे धीरे बच्चा उसको भी सीखता है। तो अपने भाषा के अलावा ये पहला भाषा वो सीखा। उसके अलावा जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय में वहाँ जो विद्यालय की भाषा होती है उसको वो सीख रहा है। साथ साथ उसके कक्षा में जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो उसकी भाषा को भी समझने का प्रयास करता है। समझने का मतलब सीखने का नहीं, अर्जन करने का प्रयास करता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो ये किस प्रकार की बात होती है कि आखिरकार इतना छोटा बच्चा इस तरीके की भाषा या फिर भाषा को किस प्रक्रिया से अर्जन कर रहा है। तो यह एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा, इसके क्या कहते हैं, इसमें जो मनोवैज्ञानिक है, पावलोव, स्किनर, इन सब का जो है अलग अलग अपना मत है कि इनका क्या कहना है। लेकिन इसमें हम लोग मुख्यतः 3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिएगा चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की नाम भी ऐसा ऐसा। आइए, क्या है, क्या नाम है? चॉम्स्की नहीं है, चॉम्स्की, आधा म आधा स, चॉम्स्की। न म पूरा है न स पूरा है। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखिए। भाषा अधिगम और अर्जन सीखे जाने के क्रम में भाषा अधिगम और अर्जन सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। हाँ, वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ
चलती रहती है। चॉम्स्की, चॉम्स्की कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सॉरी ब्रैकेट में लिखिएगा 1959, 1959 ने हाँ 1959 में ब्रैकेट और क्लोज हो जाएगा, उसके बाद लिखिएगा ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर ये लिखे, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि अपने मत यानी विचार, कथन, अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषाई क्षमता जन्मजात होती है और इसके अभाव में भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति, इसके अभाव में भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती। हाँ, तो इसमें क्या बताया है कि चॉम्स्की जो है उन्होंने रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर, यह क्या है, एक व्यवहार जो है किया गया था। इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया है कि बच्चों में जो भाषाई क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी जब वो जन्म लेता है तो उसी समय उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वो भाषा का अर्जन कर सकता है। और इसके ना होने की स्थिति में अगर आप ये बात करते हैं कि वो समाज में रहकर या फिर वातावरण में रहकर उस चीज़ को सीख सकता है, तो यह बात क्या है, असंभव है। यानी बच्चों के अंदर ये भाषा जो होती है वो ये क्षमता जन्मजात होती है। और अगर यह क्षमता नहीं हुई तो फिर आपको कितना भी वातावरण मिले, कितने भी लोग मिले, समाज मिले, आप उस चीज़ का अर्जन या फिर उस चीज़ को सीख नहीं पाइएगा, यानी भाषा को नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, यह क्या है ना, यह स्किनर की एक रचना है। यह जो बुक है ये क्या है, इसकी एक रचना है। किसकी?
स्किनर्स की, जिसमें चर्चा की गई है कि मौखिक व्यवहार की कार्यात्मक नियंत्रण की चर्चा की गई है। इसी के आधार पर जो है ये जो चॉम्स्की है उन्होंने इस प्रकार का विचार प्रकट किया है कि बच्चों में जो होती है भाषा की क्षमता वो जन्मजात होती है। ठीक है, इसमें मौखिक व्यवहार की बात की गई है। ये जो है इसमें क्या बात किया गया है? मौखिक व्यवहार। मौखिक व्यवहार कब संभव है? हाँ, जब आप भाषा को जानिएगा। उसी की समीक्षा के आधार पर चॉम्स्की ने ये बताया है। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा। लिखिएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा अधिगम और अर्जन, बच्चे की भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा अधिगम और अर्जन समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चे अपनी भाषा के विकास के दौरान, साथ ही बच्चे अपनी भाषा के विकास के दौरान, अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। दो प्रकार की बोली बोलता है। अपनी आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख, भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है। स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। संवाद स्थापित करता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चे जो अपनी भाषा का अधिगम और अर्जन किसके द्वारा करते हैं? समाज के द्वारा करते हैं। बच्चों में जो भाषा का अधिगम और अर्जन हो रहा है ये समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। जबकि ये क्या बता रहे थे, क्या नाम है इनका, चॉम्स्की ने क्या बताया कि बच्चों में ये क्या रहता है? जन्मजात रहता है। ठीक है, और इस वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चे जो है वो भाषा विकास के दौरान दो प्रकार की बोली को बोलता है। पहला क्या बताया गया? आत्मकेंद्रित और दूसरा
सामाजिक। और आत्म केंद्रित यानी जो अपने हिसाब से जो होता है ना, जो आप अपने आप से संवाद करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए जिस बोली का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आत्म केंद्रित बोली। तो ये उससे क्या करता है, स्वयं से बात करने के लिए या स्वयं को समझाने के लिए वो उस बोली का प्रयोग करता है, जबकि समाज में रहने वाले लोगों के साथ संवाद करने के लिए वो सामाजिक भाषा का या सामाजिक बोली का प्रयोग करता है। ठीक है। तीसरा लिखिए, जीन पियाजे के अनुसार लिखिएगा, भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा अधिगम और अर्जन और अर्जन अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता जाता है। कई आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता जाता है। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, पियाजे ने क्या बताया है कि भाषा अधिगम और अर्जन अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर अगर किसी चीज़ का जो विचार चलता है, आपके इंद्रियों के माध्यम से आप किसी चीज़ को अगर सोच रहे हैं तो आपका ज्ञान और जो परिवेश है, जो वहाँ का माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, इन दोनों की अंतःक्रिया से यानी इन दोनों के मिलने से ही बच्चा क्या करता है, अधिगम और अर्जन करता है। जैसे और भी चीज़ों को सीख रहा है उसी प्रकार जो है बच्चे जो भाषा जो अर्जन और अधिगम करेंगे वो इसी आधार पर करेंगे। किस आधार पर? आपका जो संज्ञानात्मक ज्ञान है उसका परिवेश के साथ जब अंतःक्रिया होगा तो उसी के आधार पर ये भी विकसित होता है। ठीक है, उनका मानना है कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व, मतलब आपके अंदर किसी चीज़ का अगर ज्ञान आ रहा है तो उसका जो विकास हो रहा है उसके पहले क्या बताया गया, ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। मतलब परिचालन और कन्वर्ट परिचालन मतलब उसको बदल कर जो परिचालन किया जाता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब होता है आपका क्या बताया अभी भूल जाता है, हाँ, औपचारिक परिचालन। ये तीन अवस्थाओं से क्या करते हैं बच्चे, वहाँ से गुजरते हैं। ये तीन अवस्थाओं को जब वो पार करेंगे, ठीक है, वो आप जीन पियाजे का सिद्धांत जब सर बताएं तो उसमें ये सब चीज़ बताया गया, उनके चरणों को बताया गया। ठीक है, तो इन तीन अवस्थाओं से वह गुजरते हैं जिसमें कि बच्चा क्या करता है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता है। आत्मसातीकरण मतलब, आत्मसात करना मतलब क्या होता है, ग्रहण करना ना, उसको अपने क्या कहते हैं जीवन में उतारना। तो आत्मसातीकरण और समायोजन मतलब किसी चीज़ का समायोजन, ज्ञान का समायोजन, विचारों का समायोजन, इन सब को क्या करता है बच्चों जो है उससे उसी के आधार पर क्या होता है बहुत तरीके का रूपरेखा तैयार करता है। यानी उसके अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, नए नए तर्क उत्पन्न होते हैं, नए नए जिज्ञासा ही उत्पन्न होती है। इन सब के मिलने से ही क्या होता है ये उत्पन्न होता है, जो कि क्या करता है, ये जो है ये धारणा जो है शिक्षा शास्त्र के विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इनका सबसे ज़्यादा अलग विचार रहा है जीन पियाजे का, जिन्होंने क्या बताया है कि संज्ञान के आधार पर ही बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अधिगम और अर्जन भी करते हैं, और वो महत्वपूर्ण 3 चरणों से गुजरते हैं जिसके आधार पर वो उस चीज़ का आत्मसातीकरण करता है और समायोजन करता है, ताकि उसके बारे में जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा विचार विमर्श या फिर उसका जो मन में जो क्या बोलते हैं कल्पना बनना, ये सारा चीज़ इसी के आधार पर होता है। जबकि आप चॉम्स्की और वाइगोत्स्की का देखिएगा तो इसमें क्या बताया गया है कि चॉम्स्की ने बताया है कि वो जन्मजात होता है, और ये जो बताए हैं वो क्या कहें कि समाज के साथ होता है। लेकिन इनका कहना है कि आपके संज्ञान और परिवेश के मिलने से बनता है। यानी आपके अंदर जो विचार पहले से रहा और आपने जो परिवेश में देखा
उन दोनों के मिलने से हम क्या करते हैं, अपने अंदर भाषा का विकास करते हैं और उसी का अर्जन और अधिगम हम लोग करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग इसका 3 पढ़े, और होगा तो हम बताएंगे आगे। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, किस आधार पर भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में प्रभाव आता है, किस तरीके से परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। इसके बारे में भी हम आप लोग को अगली कक्षा में बताएंगे, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर क्या है। ठीक है, चलिए।